अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है लिमिटेशन एक्ट का सेकंड लेक्चर है, जिसके अंदर आज हम सेक्शन नंबर 6 से ऑनवर्ड चलेंगे। सेक्शन नंबर 6 किस चीज़ के बारे में बात करता है? सेक्शन नंबर 6 जो है बात करता है आपके लीगल डिसेबिलिटी की। अब ये लीगल डिसेबिलिटी क्या होती है और किस तरीके से इसका शेडो लिया जा सकता है। सेक्शन 6 बात करेगा लीगल डिसेबिलिटी की। अब लीगल डिसेबिलिटी के बारे में सेक्शन 6 ने सिंपल इतना कहा, सबसे पहले तो इसने ये बताया कि सेक्शन 6 एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पर है। सेक्शन 6 इज़ ओनली एप्लीकेबल वेयर सूट प्रोसीडिंग और एप्लीकेशन। तो एक चीज़ यहाँ पर हमें ये क्लियर हुई कि जो सेक्शन 6 है वो कहाँ पर एप्लीकेबल होगा। ये एप्लीकेबल होगा आपका एप्लीकेशंस पर और साथ ही साथ आपके सूट्स पर। अब क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि सर ये जो आपका सेक्शन नंबर 6 है ये अपील पर क्यों एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन नंबर 9 को जब आप देखेंगे तो सेक्शन नंबर 9 आपको इसका जवाब दे देगा। क्यों इसका जवाब देगा? सेक्शन नंबर 9 हमें ये कहता है कि वंस द टाइम हैज़ बिगन टू रन, जब एक बार आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद आप उसको स्टॉप नहीं करवा सकते। मतलब कहने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल किसी भी सूट को स्टार्ट करवाना है, कोई भी सूट आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है या एप्लीकेशन देनी है, ठीक है, उसके दरमियान उसके स्टार्टिंग में तो आप लीगल डिसेबिलिटी का शेडो ले सकते हैं, लेकिन जब वो सूट स्टार्ट हो गया, टाइम जो है स्टार्ट हो गया, उसके बाद जब हम अपील में जाते हैं तो वहाँ पर सेक्शन 9 के तहत हम जो है लीगल डिसेबिलिटी का शेडो नहीं ले सकते। अब ये लीगल डिसेबिलिटी किस सूरत में है? सबसे पहले माइनर, माइनर के साथ साथ फिर इसने बताया इनसेन और फिर जो है इडियट, ठीक है। अब किस तरीके से कि देखें ये जो वर्ड इडियट है ये एक ब्रॉडर सेंस में बताया जा रहा है, इडियट। अब इडियट के बारे में तो जाहिर सी बात आप कह सकते हैं कि ये इडियट आइदर किस सेंस में बताया जा रहा है, मतलब इसको इसने मज़ीद इलोबरेट नहीं किया कि ये लुनेटिक के सेंस में है या फिर जो है टेम्परेरी जो हमारे पास पागल होते हैं उनके सेंस में है, ठीक है। इसको ये वर्ड चेंज करना चाहिए था, बट ये लूपहोल है लिमिटेशन एक्ट का के वर्ड्स अभी भी वही हैं जो 1908 से चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जांपल एक जो है हमारे पास प्लेंटिफ है जो कि माइनर भी है और इनसेन भी है, मतलब कि एक सेम ही टाइम पर पागल भी है और माइनर भी है। तो फॉर एग्जांपल कि वो माइनर से हो गया मेजर, अबव 18 क्या हो गया वो मेजर, सही है। और इनसेन से सेन नहीं हुआ, अभी भी वो पागल ही है, अभी भी वो क्या है, अभी भी वो पागल ही है। और पागल होने के दरमियान हो जाता है उसका एक बच्चा, ठीक है। जब उसको एक बच्चा हुआ तो बच्चा होने के बाद, जब बच्चा होने के बाद फ़ौरन ही उसकी हो जाती है डेथ। क्या हो जाती है? उसकी डेथ हो जाएगी। अब डेथ होने के बाद जब वो बच्चा होगा क्या होगा? वो बच्चा मेजर होगा। जब भी वो बच्चा मेजर होगा फिर जाके लीगल डिसेबिलिटी ख़त्म होगी। फिर क्या ख़त्म होगी? लीगल डिसेबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी, मतलब फिर वो सूट वगैरह एप्लीकेशन वगैरह कर सकता है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर जो हमारे पास 7 है। अच्छा, ये जो सेक्शन नंबर 6 है इसको हम लीगल डिसेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं और कंटिन्यूइंग लीगल डिसेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। अब कंटिन्यूइंग लीगल डिसेबिलिटी क्या होती है कि मिसाल के तौर पे एक ही सेम टाइम पे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि एक ही सेम टाइम पे एक जो हमारे पास प्लेंटिफ है वो माइनर भी है और इनसेन भी है, तो उसकी लीगल डिसेबिलिटी कंटिन्यू रहेगी टिल दोनों में से कोई एक चल रही हो। जब दोनों उसकी डिसेबिलिटीज़ एंड हो जाएंगी फिर जाके हम ये कह सकते हैं कि उसकी डिसेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद सेक्शन नंबर 7 ने क्या कहा कि डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और एप्लीकांट्स, डिसेबिलिटी ऑफ सेवरल वन और एप्लीकांट्स। अब यहाँ पर हमारे पास सेक्शन नंबर 7 ये बताना चाह रहा है कि फॉर एग्जांपल आपके जैसे कि आपके मुकदमात होते हैं कि फॉर एग्जांपल ए बी सी डी 4 प्लेंटिफ हैं और एक्स वाई जेड और एच ये क्या हैं? ये डिफेंडेंट हैं। मतलब एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं, एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं, तो उनमें से किसी एक प्लेंटिफ
कोई भी एक प्लेंटिफ है जो कि क्या है, लीगली डिसेबल है, जो क्या है, लीगली डिसेबल है, फिर क्या आपका सूट स्टार्ट होगा, फिर क्या आपका सूट कंटिन्यूसली चलेगा या नहीं चलेगा? तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर करें कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो हमारे पास पार्टीज होती हैं, पार्टीज हमारे पास दो किस्म की होती हैं। कौन कौन सी दो किस्म की होती है? एक होती है हमारे पास नेसेसरी पार्टी और एक होती है प्रॉपर पार्टी। नेसेसरी पार्टी वो होती है कि जिसके ना आने से सूट पर इफेक्ट होता है, जिसके ना आने से सूट पर प्रॉपर इफेक्ट होता है। अगर तो वो नेसेसरी पार्टी लीगली डिसेबल्ड होगी तो फिर आप जो है शेड्यूल हो सकते हैं सेक्शन नंबर 7 का। अगर तो वो क्या है, प्रॉपर पार्टी है, जिसके ना आने से सूट पर कोई भी इम्पैक्ट और इफेक्ट नहीं पड़ता, तो फिर क्या होगा, फिर जो है सेक्शन 7 का सहारा वो नहीं ले सकते। सेक्शन नंबर 7 ने क्या कहा कि वेयर वन और मोर सेवरल प्लेंटिफ पर्सन जॉइंटली इंटाइटल्ड institute a suit or proceeding or make an application for the execution of a decree or under any such disability, and a discharge can be given without a concurrence of such person, time will run against them all, but where no such discharge can be given, time will not run as against them। मतलब कहने का मकसद क्या हुआ कि अगर तो वो क्या है, अगर तो वो है प्रॉपर पार्टी, तो फिर टाइम विल रन अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। अगर तो वो है नेसेसरी पार्टी, फिर टाइम विल नॉट रन अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। सेक्शन 8 ओपन करें। सेक्शन 8 क्या बोलता है हमें? सेक्शन 8 बताता है स्पेशल एक्सेप्शन के बारे में। अब ये स्पेशल एक्सेप्शन क्या है? सेक्शन 8 कुछ यूं कहेगा हमें कि नथिंग इन सेक्शन 6, नथिंग इज इन सेक्शन 6 और इन सेक्शन 7 अप्लाइज टू सूट और इन्फोर्स राइट ऑफ प्री इम्पशन। मतलब जो हमारे पास सेक्शन नंबर 7 है वो सेक्शन नंबर 8 है, तो वो अप्लाई कहाँ नहीं होता। ये जो मैंने अभी आपको बताया सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 7, लीगल डिसेबिलिटी और जो हमारे पास डिसेबिलिटी ऑफ सेवरल वन और अदर एप्लीकांट्स, तो ये ही दो सेक्शन आपके प्री एम्पशंस के सूट्स पर एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि प्री एम्पशन का सूट का अगर टाइम जो है वो कितना है, 3 ईयर्स है। अगर तो वो एंड हो गया तो वहाँ पर उसके बाद आप जो है सेक्शन नंबर 6 और 7 का शेडो नहीं ले सकते। उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि वो लीगल डिसेबिलिटी है, उसको कंटिन्यूइंग लीगल डिसेबिलिटी है, तो ये सहारा आप नहीं ले सकते 6 और 7 का सेक्शन नंबर 8 के तहत। उसके बाद सेक्शन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये प्रीवियसली 2 से 3 बार पूछा गया है सिविल जज के एग्जाम्स के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, जिस सवाल को हम कहते हैं कंटिन्यूइंग रनिंग ऑफ टाइम। कंटिन्यूअस ऑफ रनिंग ऑफ टाइम। ये सवाल इस तरीके से भी आ सकता है और सेकेंडली इस तरीके से भी आ सकता है कि वंस द टाइम हैज़ बिगन टू रन, वंस द टाइम हैज़ बिगन टू रन, सो व्हाट विल हैपन, मतलब कि उसके बाद क्या नताइज होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे सेक्शन नंबर 9 के तहत। सेक्शन नंबर 9 कह रहा है कि वेयर वंस टाइम हैज़ बिगन टू रन, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू सू स्टॉप इट। अब ये जो इसकी हेडिंग है, यही हेडिंग सवाल बन सकती है। यही हेडिंग क्या बन सकती है? सवाल बन सकती है। लास्ट टाइम भी जो क्वेश्चन आया था सिविल जज के पेपर के अंदर, 2021 का पेपर था पंजाब का, तो उसके अंदर यही सवाल था कि वंस द टाइम हैज़ बिगन टू रन, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू सू स्टॉप इट। मतलब जब एक बार आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया, उसके बाद किसी भी किस्म की कोई भी डिसेबिलिटी, कोई भी इनएबिलिटी उसको स्टॉप नहीं कर सकती। प्रोवाइडेड डेट where later or administration of the state of the credit have been granted or has credited the running of the time prescribed, the suit recovered debt shall be suspended while the administration continues। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल इतना है, where all the facts have happened। अब देखें, ये जो हमारे पास सेक्शन नंबर 9 की प्रोविजन 2 है, वो कुछ हमें एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में बता रही है। मतलब कि अगर कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से कोई इशू है तो फिर तो टाइम स्टॉप हो सकता है, लेकिन सेक्शन नंबर 9 इज़ मैंडेटरी प्रोविजन। सेक्शन नंबर 9 के अंदर अगर आपने खुद से कुछ लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं डेफिनेशन के तौर पे, व्हेन ऑल द फैक्ट्स हैव हैपेंड एंड पार्टी टू सू एंड टू बी सूड इज प्रेजेंट। क्या है? पार्टी टू सू, पार्टी टू सू एंड टू बी सूड इज
प्रेजेंट, जब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट प्रेजेंट है तो फिर उसके बाद किसी भी किस्म की लीगल डिसेबिलिटी का सहारा नहीं लिया जा सकता। अब इसके एक्सेप्शंस क्या है, देखिए सेक्शन नंबर 9 क्या है, सेक्शन नंबर 9 तो है जनरल रूल, वेयर देयर इज जनरल लॉ देयर इज जनरल एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो हमारे पास ये जो सब्सटेंटिव पार्ट है किसका, लिमिटेशन एक्ट का, लिमिटेशन एक्ट के अंदर जो इसके प्रोविजंस हैं, सेक्शंस वाला पोर्शन है, ये क्या है, ये एक्सेप्शंस ही हैं और साथ ही साथ जनरल रूल बताता है। जनरल रूल हमें पता चलेगा सेक्शन नंबर 3 के तहत और सेक्शन नंबर 9 के तहत। और इसकी जो एक्सेप्शंस है वो कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर 4 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया और फिर 13 से लेकर 20 तक हो गया, ये सारे के सारे उसकी एक्सेप्शंस हैं। फिर उसके बाद ये कह रहा है इन ऑल सच कॉन्सिक्वेंसेस टाइम कैन बी स्टॉप्ड और फ्रेश लिमिटेशन विल बी स्टार्टेड। ये जो मैंने आपको सेक्शन प्रोविजंस बताया 4 से लेके 24 या 4 से लेके 20 तक, इनके बीच में यानी कि 4 हो गया फिर 12 से लेके 20 तक के जो प्रोविजंस है, अगर ये तो प्रोविजंस आ गए तो फिर क्या होगा, फिर टाइम स्टॉप भी हो सकता है और फिर फ्रेश लिमिटेशन स्टार्ट भी हो सकता है। फिर सेक्शन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। प्रोविजो 10 क्या कहती है, सेक्शन नंबर 10 हमें कह रहा है कि सूट्स अगेंस्ट एक्सप्रेस ट्रस्टीज, ट्रस्ट एक्ट 1882 अगर आपने पढ़ा हो तो उसके अंदर हमें ट्रस्टीज़ के बारे में बताया जाता है कि ट्रस्टीज़ की क्या लाइबिलिटीज़ हैं, ट्रस्टीज़ के क्या क्या राइट्स हैं। नोट बार्ड बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम। अब देखें जो ट्रस्टीज़ वाले प्रॉपर्टी, ट्रस्टीज़ के जितने भी सूट्स होते हैं उसके ऊपर कोई भी लेंथ ऑफ टाइम, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। मतलब आप कभी भी जाके ट्रस्टीज़ के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 11 क्या कहता है, सूट ऑन फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट, सूट ऑन फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स, सूट इंस्टीट्यूटेड इन पाकिस्तान एंड कॉन्ट्रैक्ट्स entered into in a foreign country are subject to the rules of limitation in this act। अब देखिए मिसाल के तौर पे होता कुछ इस तरीके से कि फ़ॉरेन कानून जो भी होगा, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान में हो जाएगा तो लिमिटेशन एक्ट इस पर अप्लाई होगा। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तान का सिटीज़न है, वो किसी फॉरेनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब वो दोनों पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटर हुए तो लिमिटेशन एक्ट उन पर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। उसके बाद 12 क्या कहता है, 12 सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13 ये वो सेक्शंस हैं जो कि 2022 सिंध के अंदर पूछे गए थे लास्ट टाइम सिविल लॉ के पेपर के अंदर। 12 कहता है कि जो हमारे पास एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग। सेक्शन नंबर 12 ने क्या बात की, सेक्शन नंबर 12 ने कहा कि किस तरीके से आप एक्सक्लूड करेंगे टाइम को लीगल प्रोसीडिंग के अंदर, कौन कौन से दिनों को आप एक्सक्लूड कर देंगे। अब मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि बीच में कुछ ऐसे दिन होते हैं जिनको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। कल मैंने आपको क्या डिस्कस किया कि अगर तो कोर्ट क्लोज हो लास्ट डे पर तो उसको भी एक्सक्लूड किया जा सकता है। यहाँ पर 12 के अंदर क्या कह रहा है, डे ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, डेज ऑफ ऑब्टेनिंग कॉपीज ऑफ जजमेंट, डे ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। पहला तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जिस दिन आपकी जजमेंट प्रोनाउंस हुई वो दिन आपका क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। सेकेंडली क्या हुआ कि आपने सर्टिफाइड ट्रू कॉपी के लिए अप्लाई किया। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए कितने दिन लगते हैं, 7 दिन लगते हैं ना, 7 डेज जो ये आपके लगे ये भी एक्सक्लूड हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ अगर जो डेज इन ऑब्टेनिंग कॉपीज ऑफ जजमेंट, अच्छा अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है मिसाल के तौर पे कि जजमेंट प्रोनाउंस हो रही है 1/1/2024 को, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने उसके लिए अप्लाई कब किया, उसकी जजमेंट की कॉपी के लिए या डिक्री की कॉपी के लिए आपने अप्लाई किया 3/4/2024 को। अब
यानी कि आप खुद से कितने मंथ लेट हैं, आप खुद से जो है तकरीबन कोई 3 मंथ्स लेट हो गए, तो ये जो बीच के 3 मंथ्स हैं ये काउंट होंगे ही होंगे। काउंट कौन सा टाइम पीरियड नहीं होगा, जब आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद जो कोड के अपने डेज लग रहे हैं, 7 डेज लग रहे हैं, 1 वीक, 2 वीक या फिर 15 डेज लग रहे हैं, तो वो जो डेज हैं वो क्या है, उनको आप एक्सक्लूड कर देंगे, वो काउंट नहीं होंगे। ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 13 क्या कहता है, डिफेंडेंट एब्सेंट फ्रॉम पाकिस्तान। डिफेंडेंट एब्सेंट फ्रॉम पाकिस्तान। अगर तो डिफेंडेंट क्या है, अगर डिफेंडेंट पाकिस्तान से एब्सेंट है, इन कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड इन एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग विच द डिफेंडेंट हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम पाकिस्तान शैल बी एक्सक्लूडेड। मतलब कि वो टाइम पीरियड, जितना अरसा एक जो डिफेंडेंट है जिसके खिलाफ आपने मुकदमा किया था वो क्या है, पाकिस्तान से एब्सेंट है, तो वो टाइम भी क्या हो जाएगा, वो टाइम भी एक्सक्लूड हो जाएगा। अब ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सारे का सारा हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्शंस। उसके बाद सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 किस चीज़ के बारे में बात करेगा, ये बात करेगा आपके बोनाफाइडली अगर आपने किसी रॉन्ग कोड में इंस्टीट्यूट कर दिया है। 14 ने क्या बात की, सेक्शन नंबर 14 बात करता है बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन इन कोर्ट, बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन इन कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन। एक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती ही नहीं थी, मिसाल के तौर पे सीनियर सिविल जज की जुरिस्डिक्शन बनती ही नहीं थी, आपने क्या किया, आपने विद गुड फेथ बोनाफाइडली आपने उस कोर्ट के अंदर मुकदमा आप ले गए। ठीक है। जब आप मुकदमा आप ले गए तो बाद में आपको पता चला कि ये तो इस अदालत की जुरिस्डिक्शन में था ही नहीं ये मुकदमा सुनना, फिर क्या होगा, फिर वो जो टाइम था, वो दिन, जिस दिन जो दिन लगे आपके 1-2 दिन लगे प्रॉपर कोर्ट में जाने के लिए, वो दिन भी एक्सक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद सेक्शन नंबर 15 क्या कहता है, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम विच प्रोसीडिंग आर सस्पेंडेड। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम विच प्रोसीडिंग्स आर सस्पेंडेड। अब यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है, अगर तो किसी वजह से प्रोसीडिंग कोर्ट ऑफ लॉ की प्रोसीडिंग जो है क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है। जैसे आपने अक्सर देखा है कि जो वकील हजरात हैं वो क्या करते हैं, वो किसी वजह से धरना लगा देते हैं या फिर स्ट्राइक्स वगैरह का ऐलान कर देते हैं, तो ये जो डेज हैं सस्पेंड हो गई है, प्रोसीडिंग रुक गई है। ठीक है। तब भी क्या होगा, तब आपकी अगर प्रोसीडिंग सस्पेंड हो गई तो वो टाइम भी क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। मतलब 14 के अंदर क्या था, 14 के अंदर हमने क्या पढ़ा, बोनाफाइडली आप जो है रॉन्ग कोर्ट के अंदर विदाउट जुरिस्डिक्शन सूट को इंस्टीट्यूट करें। 15 के अंदर प्रोसीडिंग क्या है, सस्पेंडेड है। 16 के अंदर आ जाता है एक्सक्लूजन एग्जीक्यूशन ऑफ सेल। ये एग्जीक्यूशन ऑफ सेल क्या है, एग्जीक्यूशन ऑफ सेल। अब 16 के अंदर हमें क्या कह रहा है, एग्जीक्यूशन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच प्रोसीडिंग टू सेट असाइड सेल आर पेंडिंग। अगर कोई एग्जीक्यूशन है या सेल का मुकदमा है या फिर उसको सेट असाइड करने की दरख्वास्त अभी पेंडिंग है, मतलब फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपने कोई सूट दाखिल किया, उसकी एग्जीक्यूशन की दरख्वास्त अभी पेंडिंग है, या फिर उसको सेट असाइड करने की, मतलब एक तरफा करने की, सेट असाइड करने की दरख्वास्त अभी पेंडिंग है, तो वो टाइम भी क्या हो जाएगा, वो टाइम भी आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। उसके बाद 17 क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ डेथ बिफोर राइट टू बी अकर्ड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इफेक्ट ऑफ डेथ। इफेक्ट ऑफ डेथ मतलब डेथ का क्या इफेक्ट होगा उस प्रोसीडिंग पे। कह रहा है कि वेयर अ पर्सन हु वुड इफ ही वर लिविंग हैव अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन डाइज बिफोर द राइट accrue, the period of limitation shall be computed from the time when there is a legal representative of the deceased। अब यहाँ पर ये देखें, ये बड़े
ही इम्पोर्टेंट वो आर्टिकल्स, वो सेक्शंस हैं जो कि पेपर के अंदर इंडिपेंडेंटली सेपरेट एक सेक्शन की सूरत में क्वेश्चन आ सकता है आपका। जैसे कि सेक्शन नंबर 17 हो गया, इसी तरीके से मैंने आपको 12 पढ़ाया, 12 के साथ ही आपका 13 भी था, फिर जो है 14, 15, 16 ये साथ ही आ सकते हैं तीनों के तीनों, और इसी के साथ 18 भी अलग से आ सकता है। इफेक्ट ऑफ डेथ क्या होगा? मिसाल के तौर पे मेरी कोई प्रॉपर्टी थी और मुझे पता चला कि मेरे साथ जाती हुई है, मेरी प्रॉपर्टी जो है किसी ने कब्जा कर लिया है। अब जब मेरे नॉलेज में बात आई, सडनली मेरी डेथ हो गई, अल्लाह ना करे, लेकिन सडनली मेरी डेथ हो गई। अब जब मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव उठ के आएगा, इस टाइम ड्यूरेशन में जाहिर सी बात है 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता भी लग सकता है, ठीक है। तो एकदम से तो जाहिर सी बात है कोई मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस इंतज़ार में तो नहीं थे कि मेरी डेथ होगी और उसके बाद मेरे जो है ये रिप्रेजेंटेटिव मेरे ही प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। आ रही बात समझ में? कहने का मकसद क्या है, जब वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव सामने उभर के आएंगे तो इस बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है इसको भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। उसके बाद 18 क्या है? इफेक्ट ऑफ फ्रॉड। अब ये जो 18 है, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, इसको आप मिला के पढ़ें। सीपीसी का प्रोविजन है 12 सब क्लास 2। 12 सब क्लास 2 क्या कहता है कि वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन हो या फिर जो है किसी के साथ फ्रॉड कमिट हुआ हो, तो वहाँ पर आप जो है वहाँ पर क्या करेंगे, 12(2) की एप्लीकेशन देंगे। और सेक्शन नंबर 18 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 18 कहता है कि इफेक्ट हैज़ नो फ्रॉड हैज़ नो इफेक्ट इन लिमिटेशन। जनरल रूल क्या कहता है? फ्रॉड हैज़ नो इफेक्ट इन लिमिटेशन, बट वेयर इज जनरल रूल देयर इज एन एक्सेप्शन। अब जनरल रूल ने हमें सिंपली इतना गाइड किया कि फ्रॉड का कोई भी जो है टाइम लिमिटेशन नहीं है, फ्रॉड के बाद आप कभी भी जा सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 95 किसका? लिमिटेशन एक्ट के शेड्यूल का, जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर साफ साफ अल्फाजों में लिखा हुआ है कि व्हेन इट कम्स इन द नॉलेज ऑफ द पार्टी, पार्टी के नॉलेज में बात आई, मेरे नॉलेज में बात आई कि मेरी जो क्या नाम है, किसी ने मेरे खिलाफ मुकदमा किया था और वो तो एक्स पार्टी हो गया, वो क्या हो गया? एक्स पार्टी हो गया है, और मेरे पास नोटिस सर्व भी हो गए थे, मुझे पता ही नहीं है, मतलब रॉन्ग एड्रेस पे हुए थे, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 18 को जब आप मिला के 12(2) के साथ पढ़ेंगे तो आर्टिकल 95 ये कहता है व्हेन इट्स कम्स इन द नॉलेज ऑफ द पार्टी सो द टाइम विल स्टार्ट टू रन। और टाइम पीरियड फिर कितना होगा? फिर होगा 3 साल, 3 ईयर्स का टाइम पीरियड होगा। और वो टाइम पीरियड 3 साल के अंदर अंदर मेरे पास कौन कौन सी रेमेडी है? एक है 9(13) की रेमेडी और एक है 12(2) की रेमेडी। अब ये 12(2), 9(13) इनमें क्या डिफरेंस है? जब हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे तो उसको हम मज़ीद समझ सकेंगे। उसके बाद जो हमारे पास सेक्शन नंबर 19 है, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट क्या कहते हैं? एक्नॉलेजमेंट मतलब कि नॉलेज में आना, किसी शख्स के नॉलेज में आना। नॉलेज में आया तो वो क्या करेगा? वो शख्स अपनी साइन करेगा। फ्रेश पीरियड विल बी स्टार्टेड। जैसे ही मेरे एक्नॉलेजमेंट में बात आई किस चीज़ की, कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो जाहिर सी बात है मैं क्या करूँगा? मैं साइन वगैरह करूँगा, मैं जो है किसी भी एक जो है नोटिस पर एक्सेप्ट करूँगा, नोटिस को एक्सेप्ट करूँगा, तो फिर वो क्या होगा? फ्रेश टाइम विल स्टार्ट। ठीक है। उसके बाद लास्ट आज का सेक्शन है सेक्शन नंबर 26 से स्टार्ट किया था, 20 पर एंड किया। कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे लिमिटेशन एक्ट को कंप्लीट कर देंगे। तो हमारे पास जो सेक्शन नंबर 20 है वो क्या कहता है? इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेब्ट। इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेब्ट। डेब्ट मतलब कर्जा वगैरह। तो ये जो डेब्ट वगैरह के मामला हैं उनके बारे में बात कर रहा है ये। उनके बारे में कह रहा है कि जिस दिन कर्जा दिया जाएगा, जिस दिन आपका जो डेब्ट है वो पे होगा, उस दिन क्या होगा? उस दिन आपका फ्रेश लिमिटेशन टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। ठीक है। वेयर पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेब्ट और ऑफ इंटरेस्ट on the legacy is made before the expiration of the prescribed period by the person liable to pay debt or legacy। मतलब कि जिस दिन वो अपना जितना भी उसका कर्जा वगैरह है वो सारा का सारा पे करेगा, उसके बाद आपका लिमिटेशन, फ्रेश लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो आज हमने क्या क्लियर किया? आज हमने इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट अगर मैं सेक्शंस आपको काउंट करवाऊँ तो सबसे पहला जो हमारा आज का इंपॉर्टेंट
टॉपिक था वो था लीगल डिसेबिलिटी, जो कि लीगल डिसेबिलिटी के नाम से भी आ सकता है और कंटिन्यूइंग लीगल डिसेबिलिटी के नाम से भी आ सकता है। उसके बाद क्या था, उसके बाद स्पेशल एक्सेप्शन, इसके बाद आ जाता है कंटिन्यूइंग रनिंग ऑफ टाइम, व्हेन वंस द टाइम हैज़ बिगन टू रन के नाम से आ सकता है क्वेश्चन, जो कि सेक्शन नंबर 9 है। फिर उसके बाद 12 से लेके 14 तक, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपका एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच प्रोसीडिंग आर सस्पेंडेड 15, 16 और 17 और 18 जो सेक्शन है इसका, वो इंडिपेंडेंटली सेपरेटली भी आ सकता है। अच्छा, अब ये जो प्रोविजंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इनके अंदर से कोई भी प्रोविजन आपके जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके अंदर तो आ ही सकता है उसकी, क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं, कहीं से भी वो पूछ सकता है आपसे। लेकिन जो रिटर्न का पेपर होता है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ तक कोई क्यूरी हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।